तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारी भारतीयों की मानसिकता कैसी है। 8% पे डिपॉजिट्स रखते हैं और 11% पे हम लोग कार लोन खरीदते हैं। क्या आपका पैसा आपको लाभ पहुंचा रहा है? क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? ये लोग हर देश की अच्छी कंपनियों को ग्रैब करते हैं। क्या है म्यूचुअल फंड? क्या आपका इन्वेस्टमेंट का रास्ता सही है? उसको फोकस करते हैं और वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को डालते हैं। कैसे आप अपने आप को इकोनॉमी के साथ ग्रो कर सकते हैं? मेरे खर्चे जो है वो मेरी बजट को आगे ना क्रॉस करें। तो हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन रिस्क भी नहीं लेना है तो हमें क्या करना होगा? जानिए इन सभी सवालों के जवाब सरल शब्दों में, सिर्फ मनी मंत्र हमारे बेहतर कल के लिए। हेलो, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मनी मंत्र हमारे बेहतर कल के लिए। हम हमेशा कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और सच्ची है, हम अपनी हेल्थ को हमारी पूंजी मानते हैं, लेकिन इस हेल्थ को संभालने के लिए वेल्दी होना भी ज़रूरी है। सिर्फ हेल्थ को संभालने के लिए ही नहीं, तो ऐसी कई सारे बातें हैं, जैसे अगर आप अपने चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हैं, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप वेल्दी रहे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, आर्थिक रूप से प्रबल रहे। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर दीप गजबे, जो हमें बताएंगे कि कैसे रहे आर्थिक रूप से प्रबल। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हमें फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग होना है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, सेविंग बहुत कम होती है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारी भारतीयों की मानसिकता कैसी है? हम लोग बहुत अच्छे सेवर है लेकिन बहुत ख़राब इन्वेस्टर है। भारतीय लोग 8% पे डिपॉजिट्स रखते हैं और 11% पे हम लोग कार लोन खरीदते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली सेफ्टी को तो पक्का देखते हैं, लेकिन सेफ्टी की जो इम्प्लिकेशंस होते हैं वो समहाउ हम लोग उस इम्प्लिकेशंस को या उस रिस्क को हम लोग भूल जाते हैं। आज भारतीय 49.6% लोग डिपॉजिट्स करते हैं, 16.9% लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते हैं, 2.2% लोग जो है वो मोर और लेस कंपनी डिपॉजिट्स को खरीदते हैं और उस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मतलब अराउंड 68.7% लोग जो है वो फिक्स्ड असेट्स में, फिक्स्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि 8% का इन्फ्लेशन चल रहा है। सो हम लोगों ने क्या किया कि 8% का ही हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स दिया और 8% का ही ब्याज दिया। तो उसमें हम लोगों ने अपना पैसा बनाया नहीं, बट पैसे को सिर्फ स्टेबल करके रखा। सो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सो क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेविंग होने के बावजूद हम म्यूचुअल फंड या शेयर्स में एक्सपोजर नहीं करते हैं? बेसिकली हमें चीज़ें सही तरीके से इधर बताई नहीं जाती या फिर समझाई नहीं जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने 10 साल पहले आपको अगर 1 लाख रुपये दिए होते और अगर उसको अपने तिजोरी में रख दिए होते, तो उस 1 लाख रुपये से जो 10 साल पहले आप चीज़ें खरीद सकती थी, क्या वही चीज़ें आपको आज भी मिलती? बिल्कुल नहीं। सो मीन्स हम बात कर रहे हैं महंगाई की, तो हम लोग बचत करते वक्त क्यों नहीं महंगाई के बारे में सोचते हैं? बेसिकली महंगाई इज़ जस्ट लाइक अ ब्लड प्रेशर। अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा है तो प्रॉब्लम जिम्बाब्वे जैसी हो जाएगी कि आपको 1 लाख रुपये में 1 लीटर पानी मिल रहा है, और कम है तो यूरोप जैसा हाल हो जाएगा कि पिछले 5-6 सालों से इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है। इंडिया इन सारी सिचुएशंस में एक बहुत अच्छी इकोनॉमी है, एक बहुत अच्छी कंट्री है, जहाँ पे एक 8% का बॉटम लाइन इन्फ्लेशन मेंटेन हो रहा है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या पिछले 5 सालों से आपके खर्चे कम हुए कि बढ़े हैं? बड़े हैं, डेफिनेटली। सो इसका मतलब ये है कि हमारे खर्चे कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी सेविंग्स जो है उन खर्चों को एड्रेस नहीं कर पाती। सो लेट्स से कि अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट्स में रखे हैं तो 1 साल के बाद वो आपको 108 रुपये मिलते हैं, बट आपके खर्चे अगर 10% से बढ़ रहे हैं, सो आपको 10 रुपये उसमें से माइनस हो जाएगा। सो 108 माइनस 10, तो आपके हाथ में जो बचा वो प्रैक्टिकली 98 हुआ। सो रेदर देन कि हम लोगों ने पैसा बनाया, बेसिकली एक्चुअली हमने पैसा गवाया। तो हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन रिस्क भी नहीं लेना है, तो हमें क्या करना होगा? कैसे सेफली हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। वर्ल्ड ओवर रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसता है, बिकॉज जब चीज़ें सस्ती रहती है तो सब तरफ एटमॉस्फेयर बड़ा डल सा होता है।
सो उसको डर लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं करना चाहिए बिकॉज अभी तो पूरी दुनिया डूबने वाली है। ही बिकम इकोनॉमिस्ट और वो शक्तिमान बन जाता है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल होती है, पूरी दुनिया में सारी चीज़ें टॉप पे होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इस सारे इसमें बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर को देखा गया कि मोस्टली वो लोग पैसे नहीं बना पाते। वो फिर आप गोल्ड ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, शेयर्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए। सो रिटेल इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि जब चीज़ें सस्ती है वो मैं कब खरीदूँ और जब चीज़ें महंगी हो तो मैं उसको क्या बेच दूँ। अब ये करते वक्त अगर लेट्स से 100 रुपये की चीज़ आपको 50 में मिल रही है तो उसको आप खरीद लीजिए। हो सकता है 40 भी जाए बट उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो 200 रुपये हो जाए तब तक उसका इंतज़ार करें, उसको रोज़ ना देखें। एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसकी प्राइस जो है रोज़ दिखती है। सो दैट्स द रीज़न लोग उसको क्वान्टिफाई करना चालू कर देते हैं और उसके वजह से वो सही कॉल नहीं दे पाते। मेरा एक प्रश्न है आपसे, हम लोग पैसे खर्चा करने के लिए कमाते हैं कि बचत करने के लिए कमाते हैं? खर्चा करने के लिए और फिर कई बार क्यों? बचत के लिए भी। तो बचत क्यों करते हैं? बचत ताकि आगे काम में आ सके, एग्जैक्टली मतलब हम लोग फ्यूचर के लिए बचत करते फ्यूचर हैं। प्लानिंग के लिए। तो बिल्कुल। क्यों नहीं हम लोग उस बचत को फ्यूचर के साथ लिंक कर देते हैं? हम लोग क्या करते हैं, उस बचत को रेगुलर देखते रहते हैं, उसको लिंक नहीं करते हैं। सो हम लोगों ने अगर उस बचत को हमारे फ्यूचर गोल्स के साथ अगर लिंक कर दिया तो हम लोगों को प्रॉब्लम कम होगी और जो वेल्थ क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। मुझे लगता है रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी एक किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है। सो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हमारे बचत में क्यों नहीं लेके आते? बिकॉज कंसिस्टेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स ये ना सिर्फ हमारी बचत को वेल्थ क्रिएशन में कन्वर्ट करेंगे बट हमारे गोल्स को भी मीट करेंगे। अच्छा ये बताइए, मार्केट में शेयर्स के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ हैं। ये कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है यह एक जुआ है, बेकार की चीज़ है, या फिर यह बड़े लोगों का काम है, या फिर ये जो चीज़ें हैं ये सब लॉस में जाती है, बहुत ही रिस्की है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? या गुड क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन की तह तक जाके इसका एनालिसिस करते हैं। हम लोग मॉर्निंग उठते हैं जी, ब्रश करते हैं, देन हम लोग साबुन यूज़ करते हैं नहाने के लिए, फिर हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए। बट गाड़ी विदाउट पेट्रोल जाएगी नहीं तो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं। फिर हम लोग घर ऑफिस जाते हैं, सो हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं ऑफिस चढ़ने के लिए। देन वी आर यूजिंग लॉट ऑफ कॉफ़ीज़ एंड बिस्किट्स इन ऑफिस। उसके बाद फिर हम लोग कपड़े बहुत अच्छे यूज़ करते हैं। ऑफिस में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे होते हैं अलग अलग कंपनियों के। सो ये क्या है, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग? हम लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम कंज्यूम कंज्यूमर है, बिल्कुल consumer हैं हम कंज्यूम लोग करते हैं। सो बीइंग अ कंज्यूमर आप चलते फिरते 30-35% के प्रॉफिट सेंटर है किन लोगों के लिए? बड़ी कंपनीज के लिए। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं कि हम लोग हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो बीइंग अ कंज्यूमर करके बिता देते हैं। हम लोग क्या कभी ये सोचते हैं कि रेदर देन अ कंज्यूमर आई कैन बी द ओनर, मैं ओनर बन सकता हूँ उसका? बिल्कुल नहीं सोचते ऐसा। बिकॉज दिन का आप सोचिए, अगर आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपये का है तो 30-35% का प्रॉफिट मिनिमम किसी भी हर प्रोडक्ट पे लोगों को रहता है। सो आप सालों तक वो प्रॉफिट्स जो है वो उन कंपनीज को देते रहते हैं। सो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम लोग ज़िंदगी भर उनके कंज्यूमर बन के उनको पैसे कमा के देते रहें, या फिर उनके ओनर बन जाए। बट अगर ओनर बनना है तो मुझे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली हमको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट उनके ओनर बन जाए, और जो प्रॉफिटेबिलिटी उनको जा रही है वो प्रॉफिटेबिलिटी हमको भी बाय डिफ़ॉल्ट मिले। अब उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप इवन चंद हज़ार रुपयों में या फिर जो भी उस पर्टिकुलर शेयर्स का प्राइस चल रहा होगा उसको बाय करके आप उसके मालिक बन सकते हैं। अब मुझे बताएं, ये जुआ है या प्योर इकोनॉमिक्स है? हाँ, प्योर इकोनॉमी है अगर हम सेव करें इसको तो। राइट। सो एक अलग थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है कि हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, बिकॉज मैं इन चीज़ों को उस एंगल से देखता हूँ। और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि मैं हिंदुस्तान लीवर या फिर गोदरेज कंज्यूमर या फिर हिमालय ड्रग जिसके हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका मालिक बन जाऊँ। बिकॉज उनके पास एक बहुत अच्छा मैन पावर है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाइनअप है, एक काफ़ी बड़ा सेट हुआ HR है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज मैं रोज़ मेरा काम करता हूँ। आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू गो टू माई ओन स्टफ्स, राइट, और मैं उतना ध्यान नहीं दे सकता हूँ, और शायद कहीं ना कहीं मेरे पास वो स्किल सेट भी नहीं है।
सो मेरे पास एक ऑप्शन है कि जो अच्छी कंपनियां हैं मैं उसको बाय करके मेरे पास रख दूं। अच्छा। उसका जो होगा वो, कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो देश के 125 करोड़ पॉपुलेशन भी यूज़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है वो मेरे अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। इन पास्ट 20 ईयर्स, मतलब पिछले 20 सालों में 4,860 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं सेंसेक्स में, और 2,340 बार सेंसेक्स जो है वो निगेटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी 685% रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं। सो सेंसेक्स या निफ्टी या आप जो मार्केट देखते हो वो बेसिकली इस देश की हेल्थ को बताता है कि इस देश की हेल्थ क्या है, वो उसका एक इंडिकेटर है। सो रेदर देन वो ऊपर नीचे जाना, वो बेसिकली बताता है कि हमारी हेल्थ सही जा रही है कि गलत जा रही है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, हम हमेशा कंज्यूमर बन के ही रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें ओनर भी बनना चाहिए। लेकिन आगे भी हम जानेंगे कि अगर हमें ओनर बनना है तो क्या करना होगा। दोस्तों यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर हम कंज्यूमर ना बने तो आगे क्या करें। बेसिकली गलत भ्रांति है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ मार्केट लिंक्ड होता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो आपको डिपॉजिट्स का बेहतरीन विकल्प देते हैं। ओह वाह।